बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फरा में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। आजकल हम बहुत ज़्यादा खबरें भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और ये जानकारी वाक़या बहुत भी अच्छा भी लगा कि एक ऐसी बच्ची जो कि 2003 में रिपोर्ट के मुताबिक रेंजर्स के हुकाम ने सरहद से पार करके जो पाकिस्तान आ गई थी, समात और गोयाई से महरूम थी, उसे अपनी तहवील में लिया और उसके बाद उसे कराची में ईदी सेंटर के हवाले कर दिया गया। उस बच्ची ने वहाँ पे परवरिश पाई, परवान चढ़ी और एक लंबा अरसा उसने पाकिस्तान में गुजारा और वहाँ पर क़याम के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो चूँकि पाँव छूती है और उसके साथ साथ वो हाथ जोड़कर सलाम करती है या फिर ये कि हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है, तो उस बच्ची को वो जो कि हिंदू ज़ाहिर है उसको एज्यूम किया गया और समझा गया, हिंदू थी भी, नाम गीता रखा गया और उसकी परवरिश की गई। आज जबकि हमने बहुत एक बॉक्स ऑफिस पे फिल्म देखी इंडिया की बजरंग भाईजान, जिसमें एक बड़ा इंडियन हीरो जो कि एक छोटी सी पाकिस्तानी बच्ची को, मुसलमान बच्ची को जो इसी तरह समात और गोयाई से महरूम है, उसको लेकर सरहद पार करता है, बहुत सारी सऊबतें अबूर करता है। जबकि असल में कहानी जो है ये हकीकतन पाकिस्तान की सरजमीन पर वाक़तन हुई कि मुन्नी नहीं गीता जो कि समात और गोयाई से महरूम थी, एक बूढ़ा पाकिस्तानी, एक ज़ईफ़ पाकिस्तानी लेकिन एक हमदर्द इंसान, एक खूबसूरत इंसान ईदी साहब, जिन्होंने कि उसकी परवरिश की, जिन्होंने कि इससे बालातर होके कि वो किस रंग, नस्ल, मज़हब, मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, उसको वही प्यार दिया, वही तहफ़्फ़ुज़ दिया जो कि अपने घर में किसी एक बेटी को हासिल हो सकता है। और उसके बाद उसे बाइज़्ज़त बड़ी आबरू के साथ हवाले किया गया इंडिया के। इंडिया एक ऐसा मुल्क जो कि जहर उगलने में कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पीछे नहीं रहता और मोदी सरकार के जिन्होंने कहीं कोई कसर नहीं उठा रखी कि पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद कौम, एक इंतहा पसंद मुल्क और उसके साथ साथ एक दहशतगर्द मुल्क और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कि दहशतगर्दों के अलावा तो और शायद कुछ पाया ही नहीं जाता, उसके तौर पर पूरी दुनिया में उसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो वो भी इस चीज़ को मानने पे मजबूर हो गए कि अच्छा, पाकिस्तान से अगर हमें ये एक मोहब्बत का तोहफ़ा मिला है तो इस तोहफ़े को फिर क्या किया जाए। और ख़ास तौर पर उनके वज़ीर ख़ारजा जो महासभाई, उनका फ़लसफ़ा है ना, वो जो कहते हैं कि निचली ज़ात के तो मतलब गैर हिंदू कोई भी जो इंसान है वो तो शायद इंसान ही नहीं है और उसको तो इंसान कहलाने का और इंसान के कोई भी हकूक़ मिलने का कोई इख्तियार हासिल ही नहीं, कोई हक हासिल ही नहीं जो वो करते हैं सलूक वहाँ पर। आपने कल ही पढ़ा होगा कि मतलब महाराष्ट्र उनकी जो है वो सेविक सिंह, वो इस चीज़ पर तशवीश में मुब्तला हो गए कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो गया तो सर जोड़ के बैठ गए कि ये क्या हो रहा है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आजकल वहाँ से सुन रहे हैं तवातर के साथ। और फिर सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान, अपनी ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़ात पात की तकसीम में बटा हुआ ये मुल्क जहाँ पर कि नफ़रतें, जहाँ पर के बेतदालियाँ अपने अरूज पर हैं, जहाँ पर कि गाय का गोश्त खाने पर, अब तो गाय का नाम लेने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। आप ये कह ही नहीं सकते कि गाय का जो गोश्त है वो भी खाया जा सकता है क्योंकि वो उसे मुतबर्रक मुकद्दस समझते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो कि बयान मीडिया में किसी और तरह से की जाती हैं, होती दरअसल कुछ और हैं। ये है वो चीज़ें जिसकी तरफ कि अक्सर इशारा जो है वो कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि हमें जानना और खुली आंखों से देखना चाहिए कि वो जो एक फ़लसफ़ा बहुत अरसे पहले हम सुना करते थे कि बगल में छुरी मुँह में राम राम, वो होता कैसे है। वो आजकल मीडिया के थ्रू होता है, जहाँ पर कि हम देख रहे होते हैं कि राम राम तो कहा जा रहा होता है लेकिन बगल में छुरी होती है। खूबसूरत फिल्म बनाई गई है, खूबसूरत अंदाज में उसे दिखाया गया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इतना ही खूबसूरत पैगाम बहुत सारे ऐसे कैदियों को जो कि जेल में इस वक्त है, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पे मुसलमान हैं और सिर्फ इसलिए ज़िंदगी बहुत मजबूर, बेकसी की, कसम पुरसी की गुजारने पर मजबूर हैं कि उनका वाहिद जुर्म यह है कि वो मुसलमान हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता, उनकी तरफ से ये पैगाम आता कि हाँ, ये एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पर वाकई इंसानों के हकूक़ का ख्याल किया जाता है और उनके साथ अच्छा सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। तो फिर ये जो सेकुलरिज्म के दावे, हम भी मानते हैं कि एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन कहना तो ख़ुद को सेकुलर और बातें और जो रवैये हैं वो इंतहा पसंदी के रखना, ये वो तजाद हैं कि जिस पे अब उनकी अपनी लोग जो हैं वो हमें एहतजाज करते नज़र आते हैं। कोई अवार्ड वापस कर रहे हैं और उसमें एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े मोहतरम हैं, बहुत काबिल हैं और उनके साथ साथ बड़ी उनकी काविशें और कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अपने मुल्क में, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि उससे बढ़कर आलमी अदब में और आलमी जो जिसे कहते हैं म्यूज़िक में और इस तरह से बहुत सारी और ऐसे इनफरादियत है उनके पास मुख्तलिफ मैदानों में। सो वो सब लोग जो कि अपने अंदर एक हसास और दर्दमंद दिल रखते हैं, महसूस करते हैं इस तकलीफ़ को कि ज़्यादती भले दुनिया के किसी भी एक खित्ते में, इलाके में, हिस्से में हो, वो गलत होती है। उसमें किसी एक मुल्क को लेबल करना और उसको टारगेट करना भी गलत होता है।
और गलती जहाँ पर भी हो उस पर एतराज़ किया जाना चाहिए और एतराज़ होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से खूबसूरती का, खैर सगाली का और मोहब्बत का पैगाम हमें बहुत अच्छा लगा। इससे कि वाकई दिल चाहता है कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत का ही रिश्ता हो, इंसानों के दरमियान हमदर्दी के जज्बात हों, उनके लिए एक दूसरे के दिल में एहतराम और उसके साथ साथ खैर सगाली की ही फीलिंग्स हो, क्योंकि इसी का नाम इंसानियत है। और जब हम इन चीज़ों से गिर जाते हैं तो दरअसल हम इंसानियत के दर्जे से गिर जाते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ चलूँगी। एक तशवीशनाक सूरत हाल जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त और ख़ास तौर पर ये ख़ित्ता पोठोहार, जिसमें कि पिंडी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है उस पर, पिंडी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है डेंगू के वायरस से। कोहाट से भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज़। बाकी इलाके जो हैं जहाँ पर के हुकूमत पंजाब ने कुछ मेजर्स ले लिए थे, लाहौर अब इस दफ़ा इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन पिंडी और उसके साथ साथ फिर जुड़ा हुआ इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं तकरीबन अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और बहुत सारी अमवात जो इसके सिलसिले में हो रहे हैं। आज हमने जो सेशन रखा है उसमें हम आपको घर में कुछ ऐसी टोटके और टिप्स भी बताएंगे कि जो आपको इससे बचने में मददगार हो सकते हैं। और अगर आप जिस भी इलाके में हैं, टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी डेंगू का जो मच्छर है या वायरस है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक मुसलसल केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और जब तक ये केसेस मौजूद हैं ख़तरा मौजूद है। सो अपनी हिफाजत के लिए आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें और जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको फॉलो भी करें। उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। और कुछ असल में मसला ये है, जब हमें कोई झटका लगता है ना तभी हमें समझ आती है कि अच्छा ये कुछ करना था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो जिसकी तैयारी रखनी होती है और वो तैयारी जो है वो हमें उस वक्त काम आती है जब हमारे पास वक्त नहीं होता और हमें कुछ करना होता है। ये तैयारी जहनी भी हो सकती है, आसाबी भी हो सकती है, ये तैयारी बहुत सारी ऐसी मशक़ें भी हो सकती हैं जो कि हम करते हैं। ज़िंदगी में छोटे छोटे हादसा हो जाते हैं। बच्चों ने गले में कुछ फंसा लिया, अचानक हमारे सामने खुदा न खास्ता किसी को कोई दौरा पड़ गया, अचानक किसी को करंट लग गया, किसी को भीड़ काट गई, खुदा हादसा सांप काट गया। ये तमाम वो हंगामी सूरत हाल होती है जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना होता है और हम करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में ना तो जानने की कोशिश करते हैं, ना इसके बारे में कोई ट्रेनिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो आज इसी तरह के मुख्तलिफ ऐसे छोटे छोटे मसाइल जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें सामना करना पड़ता है और हम नहीं जानते कि अब इस पर भिड़ने काटा है तो ताला रगड़ें या लोहा रगड़ें या क्या करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम आज आपको करके बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो कैसे हम फौरी तौर पर दर्द की शिद्दत को कम कर सकते हैं, किसी की तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ जान बचाने में मददगार और मावन हो सकते हैं। और याद रहे, जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया तमाम इंसानियत को बचाया। सो आज हम अपना प्रोग्राम जो है उसमें इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद होगी मेरी आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू की से मुतालिक, जो कि एक ऐसा मर्ज है मुतासर कर सकता है। आजकल मच्छर चूँकि उनकी अफजाइश है और डेंगू का वायरस जो पाया जाता है, सो काटने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुतासर हुए हैं। 3000 से ज़्यादा अफराद रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिंडी में इस दफ़ा मुतासर जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस रीजन में मौजूद लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर शहजाद मंजूर हैं जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर तो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन हम सुन रहे थे कि अभी भी मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? अभी वैसे पहले की निस्बत नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे। यूजुअली ये जो वायरस होता है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाए तो फिर ये सर्वाइव नहीं करता। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो बारिशें हुई हैं 3-4 दिन, उससे जो ठंड होगी उसकी वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए। मगर अभी तक पेशेंट्स इसलिए आ रहे हैं कि इस बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मच्छर के काटने के बाद अगले 3 से 7 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर मरीज़ को बुखार होने के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों को अभी तक काटा हुआ है उनमें से जो पेशेंट इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट्स है वो हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा। पहले की निस्बत अगर देयर वाज ए टाइम कि जब हमारे हॉस्पिटल में बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल होली फैमिली में 360 या 400 के करीब पेशेंट्स एडमिटेड थे, अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स पहले की निस्बत काफ़ी कम हो गए। हमारे हॉस्पिटल में कल 147, होली फैमिली में 156 पेशेंट एडमिटेड थे। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज़ बीन डिक्रीज ओवर द लास्ट 24 या 48 आवर्स। इसका मतलब है जो बारिश है जिससे हम सब लोग एकदम परेशान हो गए थे कि इतनी ज़्यादा बारिश जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में
पानी खड़ा हो गया, वो उसमें अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी जी, अल्लाह भी ताला की रखी रहमत होती है। बिल्कुल, जी। कोई बेहतरी, इस बेहतरी की तरफ हमारा ध्यान नहीं था कि उसकी वजह से डेंगू जो है वो खत्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में इस मर्ज इसके इतने ज़्यादा फैलने की इस मखसूस मौसम में, जबकि दर्जा हरारत जो है मुतदिल होता है, लोग ज़रा इंजॉय करना चाहते हैं मौसम को, तो ये मसला शुरू हो जाता है कि जी डेंगू से मैं अपनी हिफाजत कीजिए। क्या इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता? क्या वजूहात है जिसकी वजह से इस दफ़ा ये इतना वबाई सूरत हाल इख्तियार की इसने रावलपिंडी? पहली बात तो ये कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पाना आसान भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। उसके लिए आपको तजर्बा भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। 2011 से लेकर अब तक आपके ख्याल में तजर्बा नहीं हो जाना चाहिए? पहले की निस्बत सिचुएशन बहुत बेहतर है। 2013 में 32,000 से ज़्यादा मरीज एडमिट हुए थे, 3,500 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, अभी 350 के करीब डेथ हुई थी। अभी उसकी निस्बत नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। डेथ टूल भी टोटल अभी तक 8 पेशेंट की डेथ हुई है, उसकी निस्बत बहुत बेहतर हालात हैं। ठीक है, रीज़न ये कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये डिज़ीज़ अभी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीनों में आ रही है। कुछ पेशेंट इस दफ़ा अगस्त में भी रिपोर्ट हुए। बाहर की कंट्रीज़ में ये इसकी बाई मॉडल प्रेजेंटेशन है, मार्च, अप्रैल, मई और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने होते हैं। ये वो 3 महीने के जिसमें मच्छर की अफजाइश होती है। मच्छर वो चीज़ है कि जो एक तरह का ट्रांसपोर्टर है, जो वायरस को एक मरीज से दूसरे मरीज तक लेके जाता है। अगर मच्छर काटेगा और उसमें वायरस मौजूद होगा तो मरीज को बीमारी होगी। तो जो वेक्टर है वो बेसिकली मच्छर है। अगर मच्छर को आप कंट्रोल कर लेंगे, उसका बेस्ट तरीकाकार ये कि मार्च, अप्रैल, मई में जब इसकी अफजाइश होती है, इसके लार्वा से, अंडे से इसके जो मच्छर बनते हैं, उस टाइम के ऊपर अगर लोग घरों में स्प्रे करें, गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट स्प्रे हो, तो फिर ये डिटेक्टेबल होती है। गवर्नमेंट की घर में तो हम स्प्रे कर जो भी टूटे फूटे जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो तो करते ही हैं, मगर उसके बावजूद बाहर से तो मच्छर मुसलसल आते रहते हैं। तो आप रोजाना आप कितना स्प्रे करें, ये फिर एक अच्छा खासा खर्चा ऐड हो जाता है रोजाना के एक्सपेंस में। नहीं, इसमें ये कि जो रिकमेंडेशन ये है कि हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा बहुत सारे और देसी चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं। मसलन क्या? मसलन जैसे आप सिंपल ये है कि जैसे सफ़ेदे के पत्ते, हरमल और जो ये नीम के पत्ते होते हैं, इनका लेके इसकी दूनी आप अगर घर में दे कमरों में, ख़ासतौर पे बेड्स के नीचे, पर्दों की साइड पे हर दूसरे दिन, तो उसकी वजह से भी मच्छर को भगा देते हैं। एक तो हमने इतना इसको पहले आउटडेटेड फजूल तोहमात का शिकार कि इससे जिन भागते हैं, इससे आसेब भाग जाते हैं, जो धुनी दिया करते थे घरों में। अब हम फिर वापस धुनियों की तरफ देखिए, बात ये कि जो भी कोई चीज़ होती है, इट हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ साइंटिफिक रीजंस हैं। ठीक है ना। हर्मल अब एक बहुत उसका जो उसके जो फ्यूम्स हैं वो वाकई बहुत एंटी बैक्टीरियल भी हैं और उसके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स हैं। बेसिकली तो उसकी जो स्मेल होती है उससे मच्छर भाग जाता है। जैसे अगर आपके घर में कुछ पौधे लगे हों, जैसे कहते हैं अगर गेंदे के फूल हैं, आप दरवाज़ों और खिड़कियों के पास रखें। सिंपल ये मैरी गोल्ड जो होता है, सारा साल इसका सीज़न चलता है, अभी भी आजकल भी लगे हुए। ठीक है, इसकी जो स्मेल है उससे मच्छर भाग जाता है। ठीक है ना। अगर नीम का दरख्त आपके घर में लगा है, सिंपल पुदीना लगा है और लेमन ग्रास के पौधे लगे हुए। ठीक है। अच्छा, इन पौधों की वजह से भी, सफ़ेदे का दरख्त, ठीक है, इन पौधों की वजह से ये मच्छर भाग जाता है। ये तो एक तरह की वो चीज़ें हैं कि जो आपकी एनवायरनमेंट को भी बेहतर करती हैं और आपके लिए फ़ायदा मंद भी हैं। यानी हम गेंदे के फूल ज़्यादा लगाएं, घरों में पुदीना लगाएं, उसके साथ साथ ये कि आप कह रहे हैं सफ़ेदे का फूल, सफ़ेदे का दरख्त हो और नीम का दरख्त हो, और तो इसके धरेक भी क्या उस कैटेगरी में? नीम, धरेक, ये दोनों तरह की एक तरह की वैरायटीज़ हैं। ये दोनों उसमें दोनों इसमें फॉल करेंगी। अच्छा, कुछ घर के अंदर भी रखने की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप समझते हैं धुनी के अलावा, जैसे आपने कहा कि वो तो जो हम इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर आप जो मच्छर भगाओ लोशन होते हैं, मॉस्पेल के नाम से भी आता है, ऑन लोशन के नाम से भी आता है, कोई ख़ास उनकी स्मेल भी नहीं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं। जिस घर में किसी को हो जाए या उससे पहले, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको वो दिन में 3 से 4 मरतबा लगाना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर सुबह के टाइम के ऊपर या शाम के टाइम के ऊपर काटता है। हमारी ज़्यादातर जो एफर्ट्स होती हैं वो इसलिए होती है कि रात के वक्त जो है ना वो आप कॉयल लगा लें, रात के वक्त आप बाकी चीज़ें लगा लें ताकि मच्छर उससे भाग जाए। तो बेसिकली आपको ये जो टाइम है जिनके अंदर आपको प्रिवेंटिव मेजर लेने की ज़रूरत है। ठीक, मतलब सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है, और शाम के वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मच्छर काटने के। बिल्कुल सही। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसी हैं? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जैसे अभी हमारे मोहल्ले में एक डेंगू का डायग्नोज हुआ है, बच्चे को हुआ है डेंगू, तो उससे क्योंकि हम लोग ब्लॉक सिस्टम में रहते हैं, जो ये फ्लैट सिस्टम है, तो इस तरह से जो चीज़ के जो हम घरों में है उनमें थोड़ा सा खतरा है या क्या है, या हम अपने थोड़ा हिफाजती तदबीर के लिए क्या इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए जी। और क्या एक टिप देनी थी आपको कि अगर भीड़ काट जाए, बजाय इसके लोहा मलने के, तो अगर आप उसके ऊपर फौरन से सिरका लगा लें तो वो उसका फौरन से कोई रिएक्शन नहीं होता, तकलीफ भी कम हो जाती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया रेहाना, थैंक यू सो मच। लेकिन
हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो टोटके नहीं होंगे, हम आपको डॉक्टर से बाकायदा रेस्क्यू जिसे कहते हैं या इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो होती है, जो फर्स्ट एड की, वो तमाम चीज़ें जो कि साइंटिफिकली की जानी चाहिए, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ अपना टोटका भी शेयर किया। अगैन वो पूछ रही हैं कि उनके ब्लॉक्स में, उनके फ्लैट्स में जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही रिहायशी इलाके में, वहाँ पर किसी को डेंगू हो गया है, और जैसे आपने कहा कि असल में मच्छर तो सिर्फ मुंतकिल करने का जरिया है, जरासीम तो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, तो तमाम इलाके के लोग जो है वो थ्रेट पे होते हैं अगर वहाँ पे रिपोर्ट हो जाए कोई केस। तो अब इनको क्या करना है, कैसे बचें? इसके लिए दो तरह की बातें। एक तो जो आपने अपने घर में करना है, पहली बात तो अपने घर की सारी खिड़कियां चेक करें, उनके ऊपर जालियां हैं या नहीं, किसी जगह पे मच्छर के अंदर आने का कोई रास्ता है तो उसको बंद करें, किसी जगह पे कोई पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, सिंपल थोड़ा सा भी पानी। इवन ये भी किया गया कि जिन लोगों के रेफ्रिजरेटर का जो पीछे पानी निकल आता है उसको भी चेक किया गया तो उसमें भी इसके अलावा मिले हैं। अच्छा, ठीक है। तो किसी जगह पे भी कोई पानी अगर इकट्ठा है तो उसके अंदर इसकी अफजाइश होने के चांसेस होते हैं। गमलों में पानी नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर में पानी नहीं होना चाहिए, ड्राइववे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रिवेंटिव में ये जो आपने करे। छतों के ऊपर लोगों की चीज़ें पड़ी होती है, पुराने टायर पड़े होते हैं, पुराना सामान पड़ा होता है, उन सारों में बारिश का पानी या दूसरा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको ऊपर नज़र रखें, वो पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ खुश रखेंगे तो ये मच्छर काटने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। जब किसी को मच्छर काट जाता है तो वो मरीज़ तो हॉस्पिटल चला जाता है और डॉक्टर्स को दिखा रहा होता है। हॉस्पिटल के अंदर एक सिस्टम है जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। उस पेशेंट का सारा डाटा, वो कहाँ रहता है, किस जगह पे काम करता है, क्या उसका प्रोफेशन है, ठीक है ना, ये सारा के सारा रिकॉर्ड किया जाता है और फिर जो टीमें स्प्रे करती हैं उन टीमों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिस घर में डेंगू आता है उस घर के इर्द गिर्द चारों डायरेक्शन में, उसके सामने, उसके पीछे, उसकी राइट साइड के ऊपर और उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 49 घरों में स्प्रे किया जाता है। सही, 49 घरों में, ठीक है ना। उस घर को इंक्लूड करके 50 घर हो जाते हैं, तो उसके चारों डायरेक्शन में स्प्रे किया जाता है। स्प्रे की टीमें होती हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को स्प्रेड होती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर जो DCO साहब हैं या जो बाकी लोग हैं, ठीक है ना, वो इसको मॉनिटर करते हैं और जो भी वो करते हैं उसको। आजकल ज़माना बहुत आगे चले गया। मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि एविडेंस बेस हम सारे चले गए। जो लोग जाके स्प्रे करते हैं वहाँ पे वो तस्वीरें भी लेते हैं, ठीक है ना, और उसी वक्त ऑनलाइन जो है ना वो ट्रांसमिट भी करते हैं जो सेंट्रल एरिया होता है कि यहाँ पे स्प्रे हो गया, ठीक है। तो जो स्प्रे हो जाता है उसकी वजह से उस एरिया से नंबर ऑफ पेशेंट्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो पेशेंट एडमिटेड होता है, जो कंफर्म केस हो जाता है डेंगू का, जो कंफर्म, मैं कंफर्म की बात कर रहा हूँ, उन सारे पेशेंट्स के घरों के इर्द गिर्द सारे स्प्रे होते हैं। अच्छा, अब आपने पानी की बात की, चले हम तो कोशिश हमें करनी चाहिए, हम करने की कोशिश भी करेंगे कि जहाँ पे पानी बारिश का खड़ा हुआ है, चले मट्टी डाल दें उसके ऊपर कि पानी जो है छोटे छोटे जोहड़ों, छोटे छोटे तालाब की सूरत में भी खड़ा ना हो, क्योंकि मच्छर के लार्वा को बहुत ज़्यादा दिन नहीं चाहिए होते हैं, वो बहुत जल्दी इंक्यूबेशन इसकी हो जाती है। सो पानी इस तरह से ख़त्म करें। लेकिन हमारे तो ओपन सीवरेज सिस्टम है, पिंडी में इतने बड़े बड़े नाले जो हैं, इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े नाले जो हैं वो गुजर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं ख़त्म कर सकते, ये तो एक ऐसा काम है जो कि हुकूमती लेवल पर ही किया जाए तो होगा। तो फिर हुकूमत कोशिश तो कर रही है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। और ये जितनी भी साइट्स होती हैं, जैसे आजकल मेरे अपने घर में कैंट में मैं रहता हूँ, ठीक है ना, तो टीम आई है जिसने आके घर के अंदर सारी जगहों पे चेक किया कि किसी जगह पे लार्वा निकलता है या निकलता। तो अब तो डेली हम जितने मर्जी अपने फ्रिज खुश कर लें, चीजें कर लें, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, मगर जब तक इतने बड़े बड़े नाले शहरों में से गुजरते रहेंगे वो तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे देखिए, बात ये कि जो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जैसे चीजें आगे जाएंगी तो इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर। बिल्कुल सही। चलिए ब्रेक के बाद हम अपनी बात जो है उसको जारी रखेंगे, कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से। डॉक्टर शहजाद मंजूर मेरे मेहमान हैं जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ पढ़ाते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, क्या अलामात हैं जिस पे कि हमें अलर्ट होना है डेंगू से? देखिए, डेंगू बुखार एक उसी तरह का बुखार है जैसे बहुत सारी और कंडीशन में लोगों को बुखार होता है। जैसे जिन लोगों को फ्लू होता है उनको भी बुखार होता है, जिनको बचपन में खसरा हुआ है या लाकड़ा काकड़ा हुआ, उन सारे पेशेंट को भी बुखार होता है। इसी तरह ही एक बुखार वाला सिम्टम्स है। अगर किसी पेशेंट को 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम बुखार हो और किसी ख़ास मौसम में हो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे बाहर के मुल्कों में मार्च, अप्रैल, मई, हमारे मुल्क में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने, इवन अगस्त भी, अगर इसमें अगर पेशेंट को बुखार होता है और ऐसी सूरत में हमें डेंगू को अपने ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है। बाकी बुखार की तरह डेंगू बुखार भी एक ऐसा ही बुखार है जिसमें मरीज़ को तेज़ बुखार होता है, सर्दी लगती है, जिसम में बहुत
शदीद दर्दें होती हैं। आमतौर पे डेंगू के बारे में यही कहते हैं कि ये एक ऐसा बुखार है जो बोन ब्रेकिंग फीवर है। बंदे को ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे जिस्म की हड्डियाँ टूट रही हैं, ठीक है ना, और बहुत सवीयर पेन्स होते हैं। हम मरीज़ से पूछते हैं कि अगर इतने ज़्यादा दर्द है, इससे पहले कभी ज़िंदगी में बुखार के साथ इतने दर्दें हुई, तो बहुत सारे मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा दर्द कभी भी नहीं हुआ। आमतौर पर जो अलामतें होती हैं उसको हमने, हमारा जो मरीज़ होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको हम एक फॉर्म देते हैं जिसको कहते हैं ओ फॉर्म। उसके ऊपर उर्दू में और इंग्लिश में ये सारे सिम्टम्स लिखे होते हैं ताकि मरीज़ को भी चीज़ें आसान रहे। कई दफ़ा रश की वजह से कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हुई। उसके ऊपर जो मेन सिम्टम्स लिखे होते हैं वो सबसे पहले होते हैं कि बुखार 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम हो। अगर 10 दिन से ज़्यादा बुखार है तो डेंगू नहीं हो सकता, अगर 2 दिन से कम बुखार है तो फिर भी डेंगू नहीं हो सकता। बुखार के साथ जो अलामतें होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर में दर्द है। पेशेंट को सर में बहुत शदीद दर्द होता है। और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आँखों के पीछे, जो आँखों की हमारी आँखें, इनके पिछले वाले हिस्से में रीटो ऑर्बिटल उसको पेन कहते हैं, सीवियर पेन होता है जो आमतौर पे और भी बुखार में नहीं होता है। सारे जिस्म में बहुत शदीद दर्द होते हैं, खासतौर पे कमर में बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है। इसके अलावा सारे पट्ठों में दर्द होते हैं। कुछ मरीज़ों को जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के निशान बनने शुरू हो जाते हैं और कुछ मरीज़ों को बुखार के तीसरे चौथे दिन में नाक से, मसूड़ों से छोटे पेशाब या बड़े पेशाब में खून आ सकता है, ठीक है ना। अगर किसी पेशेंट को ये वाली अलामतें हैं, और या हम जो मरीज़ को ये भी कहते हैं कि अगर आपको मुनासिब मिकदार में पानी पीने के बावजूद यूरिन की जो अमाउंट आपको 24 घंटे में आ रही है वो कम आ रही है, ये पिछले 4 से 6 घंटों में आपने यूरिन नहीं पास किया, तो इसको भी हम एक सिम्टम के तौर पे लेते हैं। जो छोटे बच्चे, हमारे पास 2 महीने 3 महीने के बच्चे भी हैं जिनको डेंगू फीवर हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी बता नहीं सकते, मगर उनकी इन्वेस्टिगेशन से ही फिर अंदाज़ा होता है कि ये डेंगू है। तो ख़ासतौर पे अगर फैमिली में मदर को डेंगू हुआ है, ठीक है ना, तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी होने के चांसेस होते हैं कि मच्छर ने सिर्फ एक को नहीं काटना, उसने फिर जो होगा सब लोग काट सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात छोटी सी बता दूँ, ये जो मच्छर होता है ना, ये 500 मीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है। जिसका मतलब है कि आधा किलोमीटर की रेडियस में वो कहाँ कहाँ जाके लोगों को काट सकते हैं। जब वो किसी मरीज़ को काटते हैं तो उसके अंदर वायरस होता है, उसको लेके फिर वो आगे लोगों को ट्रांसमिट करता है। इसलिए जो मरीज़ जिनको डेंगू होता है उनको मच्छरदानी में रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी एहतियाती तदाबीर जितनी कि एक वायरस या से रिलेटेड वबा को ट्रीट करने में होनी चाहिए, मतलब मच्छरदानी ज़रूर लगी होती है लेकिन पेशेंट भी वही होते हैं, स्टाफ भी वही होते हैं, लोग भी वही होते हैं, उनके उस तरह के मेयर्स भी नहीं होते कि जिसके साथ ये इस चीज़ को। बात ये कि 100% तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है। पेशेंट के अटेंडेंट को भी बताया जाता है, पेशेंट को भी आप मच्छरदानी में रखते हैं, ठीक है ना। स्टाफ जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को माउस पे उन्होंने लगाया होता है लोशन, ताकि उनको मच्छर ना काटे। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस हैं मजीद जिन लोगों को खुदा ना खास्ता ये मसला हो चुका हो, वो क्या आगे अपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि आगे सीजन में उनको ना हो या फिर वो उनके अंदर कोई वीकनेस या कोई इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना रह जाए? अच्छा, मैं पहली वाली बात कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जिन पेशेंट को मैं सिम्टम बता रहा था, अगर उन 6-7 सिम्टम में से 3 हो तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने हॉस्पिटल में आना है। ठीक है ना। और हॉस्पिटल में आके जिस दिन बुखार शुरू होता है उसके तीसरे दिन के बाद हम पेशेंट का एक टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं ब्लड सीपी, कंप्लीट ब्लड प्रेशर। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है। गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल के अंदर डेंगू काउंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारा अमला होता है। पेशेंट आता है, वो डेंगू काउंटर के ऊपर इंटर होता है, फिर वो डॉक्टर उसका पल्स देखती है, ब्लड प्रेशर देखती है और जिस मरीज़ को ज़रूरत होती है उसका ब्लड सीपी करवाते हैं। ब्लड सीपी में कुछ चीज़ें होती है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस मरीज़ को दाखिल करने की ज़रूरत है या इस मरीज़ को कल दोबारा बुलाना है। तीसरे दिन से ऑनवर्ड तक कुछ मरीज़ दाखिल हो जाते हैं और कुछ मरीज़ों को 3rd डे से 7 डेज़ तक हम डेली उनका ब्लड सीपी करवाते रहते हैं। अगर उन ब्लड सीपी के अंदर सफ़ेद ज़र्रात जिनको हम प्लेटलेट कहते हैं उनकी तादाद 1 लाख से कम हो जाए, या जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी तादाद 4000 से कम हो जाए, या मरीज़ को उल्टियाँ आ रही हो, या मरीज़ को ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या आम लोगों के लिए देखें जब कभी भी किसी पेशेंट को कोई बीमारी होती है, कोई मसला होता है तो हाथ पाँव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट के हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं या उसको पेशाब कम आ रहा है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं वार्निंग साइन। मरीज़ों को भी हम बता देते हैं और ख़ुद भी हम देखते हैं अगर इस तरह का कोई वार्निंग साइन हो तो इन मरीज़ों को हम हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं। ठीक है। जिनको हो चुका हो वो कैसे? जी, जिन मरीज़ों को हो चुका होता है, ठीक है ना, बाकी सारे वायरल इन्फेक्शन की तरह ये भी वो इन्फेक्शन है कि जिसकी होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ठीक है। जैसे पेशेंट पहले होता है उसी तरह होते हैं। जो लोगों को प्रॉब्लम्स चलती हैं वो थोड़ी बहुत फटीग चलती है, थोड़ी कमज़ोरी चलती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रामा है कि जितना पैनिक हमारे मुल्क में फैला हो कि ये डेंगू हो गया तो पूरी फैमिली पैनिक हो जाती, इस तरह का मसला नहीं है। जो लोग बहुत परेशान होते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उन पेशेंट्स को थोड़ी बहुत कमज़ोरी ज़्यादा होती। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में डेंगू होने के बावजूद रूटीन में खाना भी खा रहे होते, सब कुछ ले रहे होते। जिन मरीज़ों को डेंगू हो जाता है उन पेशेंट्स को हम
एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करते हैं कि पहले दिन में जितना मर्जी पानी और पानी वाली चीज़ें लें, ठीक है। जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसकी एक ट्रीटमेंट होती है प्लांटे ऑफ फ्लूइड्स, और जो बुखार होता है उसके लिए हम कहते हैं जी पैरासीटामोल की गोलियां लें। घर में हर किसी के घर में पैनाडोल पैरासीटामोल की टेबलेट्स होती, आप एक दिन में 6 गोलियों से ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ था, उसको हमने कुछ 16 खून की बोतलें लगाई, उसको सिंपल डेंगी फीवर था, उसको डेंगी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो सीरियस फॉर्म होती है वो नहीं थी। रीज़न क्या है, वो घर में ब्रूफिन की गोलियां खा रहा था, पॉन्स्टोन की गोली खा रहा था। हमारे घर में ओवर द काउंटर ये सारी दवाइयां पड़ी होती, जब कभी हमें दर्द होता है ये इनको कहते हैं एनेसेड, ये हम अपनी मर्जी से खाते रहते। तो इस तरह की जितनी दवाइयां इन पेशेंट को कतन नहीं लेनी चाहिए। अगर बुखार है तो सिर्फ पैरासीटामोल की, क्योंकि ये अंदर जो आपकी झिल्लियाँ होती है वो सारी की सारी नरम हुई होती है, कमज़ोर हुई होती है, वहाँ पे जख्म हो जाते हैं और फिर वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लेनी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, एंड प्रेफरेबल हम मरीज को कहते हैं जूसेस ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा अगर मरीज ORS ले, ठीक है, ठीक है ना। घर में भी ORS बन जाता है, ठीक है। जो लोग पानी और पानी वाली चीज़ें लेते रहते हैं उनको और यूजुअली बहुत इफेक्टिव आपने बातें बताई कि सफेदे का अगर दरख्त लगाया जाए, अगर गेंदे के फूल जो है वो घरों के खिड़कियों के पास रख लिए जाए, और उसके साथ आपने बताया पुदीना लगा हो या बेसिल लगा हो, जिसे अलसी या तुलसी कहते हैं, तो ये चंद ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से मच्छर उस जगह पे नहीं आते। कोई भी ऐसी चीज जो कि जिससे खुशबू ओरिजिनेट होती है और जरा जिस खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं वो मच्छरों से बचाने में मददगार साबित होती है। कोई और टिप जो कि आप शेयर करना चाहें? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उसमें बस 2-3 और बातें होती, बहुत सारे लोग जो है ना कुछ चीज़ें देखें, मैं आपको बताऊं ये जो टिप्स होती हैं ना, हम दुनिया के उस एरिया में आ गए हैं, एरा में आ गए कि जहाँ पे एविडेंस की परवाह चल रही है। ये जितनी भी टिप्स हैं ये सप्लीमेंट्री होती हैं, ठीक, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाना, हॉस्पिटल में जाना। मैं आपको एक बात बताऊँ कि रावलपिंडी में 8 पेशेंट्स की डेथ हुई है, इनमें ज़्यादातर पेशेंट्स वो हैं कि जिनको बाकी बीमारियाँ भी थी, डायबिटीज़ थी या दिल की तकलीफ थी या कोई और बीमारी थी और साथ उनको डेंगू हो गया। एक पेशेंट प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर किसी प्रेगनेंसी और डेंगू फीवर है उसको जो जिस भी स्टेज पे वो मरीज आती है हम उसको दाखिल कर लेते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी के साथ कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना चाहिए। बाकी लोग जो ना, एक ज़माना था जब पहले होता था तो लोगों ने पपीते के सारे तरह गंजे कर दिए, ठीक है ना, पपीते के पत्ते पीते रहे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे लेमन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सप्लीमेंट्री होती हैं। अगर आप कहें कि जिनसे मरीज 100% ठीक हो जाता है, ये वायरल इन्फेक्शन है, मरीज खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मगर कोई ऐसी चीज़ जो साफ़ ना बनी हो, ठीक है ना, जिसकी प्योरिटी के बारे में आपको शक हो, तो मेरे ख्याल में वो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप साथ रहे, हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटे छोटे ऐसे मैयर्स जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हमें पता होनी चाहिए कि अगर ये करंट लग जाए, अगर बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस जाए, अगर कोई भिड़ या कोई जहरीला चीज़ काट जाए, कोई जहरीली चीज़ पी ली जाए, तो किस तरह से हमने फौरी तिब्बी इमदाद देनी है। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। और सुबह बखैर जनाब, आज हिलाली अहमद से मेरे साथ है डॉक्टर आमना खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे मिलकर अंदाजा हुआ कि बहुत सारे हमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के तरीके पता ही नहीं होते, और जो पता होने बड़े ज़रूरी है, जिसमें से एक बड़ा कॉमन है कोई शहद की मक्खी, भीड़ या कोई और ऐसी चीज़, जहरीली चीज़ जो काट जाए, तो क्या करना होता है? अच्छा, इसमें बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारे टोटके भी हैं जो करते हैं। जैसे ही बी स्टिंग होता है, शहद की मक्खी काट जाती है, हम छुरी लाते हैं और उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी कॉन्सेप्ट के उसका पीछे कॉन्सेप्ट के। जो स्टिंग होता है बी का, दैट इज टू बी रिमूव्ड। आपने जो उसके अंदर डंग गया हुआ होता है उसको बाहर निकालना होता है। घर में सबसे आसान तरीका इसका ये कि बेकिंग सोडा, जो आपके पास मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा हम कहते हैं, जो आप कुकिंग में और बेकिंग में यूज करते हैं, उसका आप एक पेस्ट सा बना लें, जल्दी से पेस्ट बनाएं, और जहां आपको बी ने स्टिंग किया उसके ऊपर उसको लगा दें, और उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स आपने सिरके के डालने। उससे सिर्फ ये होता है कि वो झाग सा बनता है, फोम सा बनता है, और उससे जो आपका डंग अंदर गया हुआ है वो बाहर निकल आता है। और फिर आप उसको ट्यूजर की मदद से निकाल लें, क्योंकि जो बेसिकली आपकी स्वेलिंग और पेन हो रही होती है वो उस डंग की वजह से हो रही होती है। और अगर उसमें फिर भी पेन है तो आप आइस को कपड़े में लपेट के उससे टकोर करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे, बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है? एक ही चीज, बेकिंग पाउडर
को मीठा सोडा ही कहते हैं और आप उसको बेकिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, उसका एक पेस्ट सा बना के हाँ, आप लेकिन मीठा लगाना। सोडा तो गांव में भी अमूमन बिल्कुल, पाया जाता है। बिल्कुल। घर में हमने अगर बिल्कुल। चने गिलाने हो तो उसके लिए भी रखा होता है, और बेकिंग पाउडर हमने सिर्फ जहाँ बेकिंग हो रही होती है बेकिंग के वहाँ लिए पे रखा, रखा। बिल्कुल आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर कोई और जहरीली चीज काट जाए जिसमें भीड़ ना हो, हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस चीज ने काटा, अमूमन जिस्म पे बड़े बड़े से छाले या ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाता है, उस सूरत में क्या करना होता अच्छा, अगर उसमें आपको ये नहीं पता कि क्या चीज काटी है तो उसके लिए कुछ भी उस पर मत लगाएं। सिर्फ आप अगर उसमें सूजन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई है तो उसी तरह बर्फ आप कपड़े में लपेटें और उससे टकोर शुरू कर दें। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप फौरन जो है कैजुअलिटी को या पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि बाज दफा हमें लगता है जी मामूली सी सूजन है या मामूली से, लेकिन हो सकता है कि बहुत कोई जहरीली चीज काटी है। अच्छा, सांप काट जाए खुदा ना बिल्कुल। खास्ता, सांप काट जाए तो पहले ये होता था कि उसमें चीरा लगाया है और आप उसमें से खून बहने दे रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है कि जहर उसमें से बाहर फिर निकल खून रहा है चूस रहे या हैं। फिर खून चूस रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस। उसमें ये कैजुअलिटी को तो सांप ने काट लिया लेकिन आपके अपने लिए बहुत नुकसानदेह है। उसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि आपके पास अगर साबुन और पानी मौजूद है तो अच्छी तरह से उस जगह को साबुन और पानी से धो लें और उसके बाद आप उस पर जितनी पट्टी कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पट्टी लपेटते चले जाएं। जख्म के ऊपर जख्म के ऊपर से लेके उसके ऊपर हिस्से तक आप उस पर पट्टी लपेटते रहें। इब्राहिम, अगर हम इनको थोड़ा सा करके Please दिखा दें, demonstrate बिल्कुल करना, हाँ। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते हैं। जी, कोई वॉलंटियर ऑडियंस में से कोई वॉलंटियर आ जाए। सांप काटा है। अरे नहीं, सांप के काटने के कुछ मौसम होते हैं, उन दिनों में वैसे भी एहतियाती जरा रखनी चाहिए तदाबीर, लंबे जरा जूते या कपड़े ऐसे जिसमें कि हमारे जिस्म के एरियाज एक्सपोज ना हो। ठीक है। और सांप यूजुअली ऐसी जगह पे काटता है जो एक्सपोज्ड होता है, पैर हो गया, आपकी बाजू हो गया। अगर आपको सांप ने पैर पे काटा है तो आपने उस जगह को अगर साबुन और पानी मौजूद है तो अच्छी तरह साबुन पानी से धो लें और उसके बाद आप पट्टी करना शुरू करें। इब्राहिम, पाँव पे है या बाजू पे है या कहीं भी आपको फर्ज किया काटा है, लेकिन हम उम्मन मिसाल पाँव पे करते हैं कि काटता है। इनको मिसाल के यहाँ पे सांप ने काटा है तो हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर से ही पहले तो साफ करेंगे, सही तरीके से साफ करके, जैसे मैडम ने आपको पहले बताया। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दफा जोर से अच्छा, इस पट्टी बांधने का मकसद ये है कि आप इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कम करे, उसके फ्लो को स्टॉप करे, क्योंकि जब एक दफा स्नेक ने आपको बाइट कर लिया तो पॉइजन जो है वो तेजी की तरह ब्लड के साथ जो मिलके ऊपर चढ़ना शुरू, तो जो इस तरह आप उसको क्या कर देते हो। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत ख्याल रखिएगा, आप हमेशा पेशेंट को काम डाउन करते हैं, उसको बताते जाएं साथ साथ कि ठीक है आप इतना फिक्र ना खतरे की करें, बात बिल्कुल नहीं। खतरे की बात अच्छा, नहीं। लेकिन हमने सुना था कि ऊपर से जैसे जख्म है उसके ऊपर से एक जगह से टाइट सा बांध भी नहीं, दें। उसमें पहले आप टॉनिक, उसको हम कहते थे कि आप जख्म को ऊपर से अच्छी तरह से बांध दें और एक नॉट करके आप ऊपर से बांध दिया करते थे, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका ब्लड फ्लो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है और वो जो नीचे जिस हिस्से में काटा है मुतासरा हिस्सा बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हादसा जो कि रोजाना जिंदगी में हमारे साथ हो रहे होते हैं, उनसे निपटना हमें आना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया, भेड़ काट जाए तो वहाँ पे मीठा सोडा फौरन लगा के उसके ऊपर सिरके के 1-2 कतरे डाल दें और डंक जैसे ही थोड़ा सा फूल के बाहर आए तो उसको एक साफ ट्यूजर की मदद से निकाल लें। ये अभी तक हमने आपसे टिप शेयर की। सांप के काटने की सूरत में सांप जिस जगह पे काटा है उसको अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर और उससे खासी ऊपर तक पट्टी जो है उसको आप बांध दें ताकि खून का बहाव जो है वो कम से कम ऊपर की तरफ जिस्म की तरफ हो। अब डॉक्टर आमना खान मेरे साथ है और यही हमारे साथ शेयर कर रही है। हिलाल अहमद से ताल्लुक है कि बहुत सारे ऐसे फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो फौरी तौर पे दी जा सकती है हंगामी सूरत हाल में। बच्चे अक्सर गले में कुछ फंसा लेते हैं, बिल्कुल, अक्सर नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादातर या गले में या फिर नाक में हाँ, या कान में भी। या कान में भी डाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं ये चोकिंग होती है, फंदा लग जाना। इसके 3 सिम्टम्स बहुत ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई करना, कि बात ना कर सके, खांसी ना कर सके, और अमूमन जो छोटे बच्चे आपके पास होते हैं जिनकी उम्र 1 या 2 साल है, जो रो ना सके, तो हम उनको कहते हैं इनको चोकिंग हो गई है और गले में फंदा लग गया है जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी हो रही है। अगर तो वो कोई चीज़ ऐसी निगल लेते हैं, वो बंटे खेल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है फौरन मुंह में डालिए, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या मुंह में डाला है। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप बच्चे को उस सपोर्ट करें। ये आपने उसकी गर्दन पे हाथ नहीं रखना, ये उसकी जॉ के ऊपर, थोड़ी के ऊपर आपने सपोर्ट किया। इसको आप सर को नीचे की तरफ करें और बच्चे को आपने पूरा सपोर्ट किया हुआ है।
पहले तो खुद ना घबराएं, ये ना हो कि बच्चा ही स्लिप कर जाए। आपने इसको पीछे से सपोर्ट किया और इसे पीछे से जब आप 3-4 दफा ऐसा करोगे तो जो भी ये माँ उसने तो नहीं लिया हुआ कर है- सकती, इतनी जोर से वो नहीं मार सकती। देखें, ये जोर से मारना इस टाइम इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप जोर से नहीं मारेंगे तो हो सकता है आपका बच्चा उस टाइम जानलेवा उसके लिए जी। साबित हो और जाए। ये इसके लिए फौरी तौर पर अगर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं देखें, हॉस्पिटल नहीं, चोकिंग एक वाहिद ऐसा इमरजेंसी है जिसमें कहते हैं कि आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले जरूर ऐसे करें। इसको हम 5 to 5 रिस्पॉन्स कहते हैं बिकॉज हाफ ऑफ द केसेस अगर आप ऐसे उसको करते हो दे। और एक और मजेदार इसमें बात यह है कि जब आप चोकिंग के लिए कहते हैं कि आप कॉल फॉर हेल्प भी ना करो, सिर्फ आप इन्फेंट को ऐसे करें और जनाब ठीक है। ऐसे करेंगे तो वो वॉमिट कर देगा। अच्छा, बड़े बच्चों में क्या करना है? बड़े बच्चों में किस तरह करना है? कोई एक बड़ा बच्चा आ जाए यहाँ से। अरे कुछ और सवाल भी हम आपसे साथ साथ करते चलेंगे। बाजू का छोटे छोटे कट लग जाते हैं उंगलियों पे, हाथों पे छुरी के, जो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे करते होते हैं, तो फौरी तौर पे ब्लीडिंग उसको कैसे रोकें? अगर तो आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही तो वही उसी तरह बराह रास्त दबाव डालें। बराह रास्त दबाव डालने के बाद दिल की सतह से ऊपर ले जाएं, बैंडेज करें और फटाफट हॉस्पिटल चलें। ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी बराह रास्त दबाव नहीं, दबाव से कुछ नहीं, वो तो देखें आप हॉस्पिटल जाएंगे लेकिन सारे रास्ते में आपने बराह रास्त दबाव उस पर डाले रखना है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये हटे ना। ठीक ठीक। अगर कोई हल्का फुल्का सा कट है उसको आप पानी के नीचे रखें, उसको वॉश करें और उसके ऊपर आप पायोडीन लगा सकते हैं। पायोडीन लगा के सनी प्लास लगा लें। एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि आपके पास जो 80% इन्फेक्शन होती हैं वो इस तरह होते हैं बिकॉज सनी प्लास्ट हमने लगाया और उसके बाद हम भूल गए कि वो सनी प्लास्ट लगा हुआ है, उसी से आप काम कर रहे हैं, वही आप वॉशरूम में लेके जा रहे हैं। तो काइंडली सनी प्लास्ट को आप 6 साल या उस तरह जब आपको लगता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है तो आप उसको उतार के डिस्कार्ड कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बड़े बच्चे को अगर कुछ गले में फंस जाए तो? ये इस चीज में अगर कोई फंस जाए तो सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं कि उनका जो एक यूनिवर्सल साइन होता है ना, वो ये होता है, वो फौरन बंदा गले में पकड़ता है इस तरह और वो इस तरह अनकॉन्शियस होने वो उस तरफ जाता है। तो हमने क्या करना है, फौरन उसे कोई आगे सपोर्ट देनी है, कोई आगे सपोर्ट देके यहाँ पे आप कोई सपोर्ट कुर्सी या कोई देके और चीज? मैं इस तरह खड़ा होके, क्योंकि अगर ये बंदा आगे गिरे तो मैं इसे सपोर्ट दे सकूं। और ये जो पीछे ये शोल्डर ब्लेड्स हैं इसके बीच में मैं जोर से 1 2 3 4 5 मैं चेक करता रहूंगा, साथ साथ कि 1 भी मारा चेक करूंगा ताकि अगर कोई चीज हो तो वो हो सके, बाहर आ सके। अगर वो नहीं आती सपोज तो फिर हम ये इस तरह एक बनाते हैं, अगर आप इसको फोकस कर सकें तो ये फिस्ट हम इस तरह थोड़ी देर बनाते इसको हैं। रखिएगा, थोड़ी देर इसको प्लीज रखिएगा, कैमरे को हाँ, फोकस ये करने में थोड़ा इस सा तरह ये टाइम। सारे आप ये देखिएगा, ये हम इस तरह बनाते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये जो हमारी बीच वाली हड्डी है ये जहां पे खत्म होती है और ये नाफ बिल्कुल इसके दरमियान में हम इसको रख के थोड़ा सा फोल्ड करके इसको इस तरह दबा के और अपवर्ड करना है, दबा के और अपवर्ड करना है। तो हम इसको यहाँ पे ये नाफ और ये यहाँ पे हड्डीज की खत्म होती है, मैं यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ। मैं इसको जोर से नहीं दबा रहा क्योंकि भाई ने नाश्ता किया होगा तो नाश्ता बाहर आ सकता है, क्योंकि ऐसा एक दफा केस हो चुका है तो उसको हम नहीं करते दोबारा। और ठीक है। इस तरह अगर बच्चों को कांटा जो चुभ जाता है घर में, जैसे लकड़ी से या झाड़ू से या इस तरह की किसी भी चीज से खेलते हुए अगर कांटा चुभ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया था बी बाइट में भी इसी तरह है कि आप ट्यूजर की मदद से, लेकिन ट्यूजर को पहले आप डिटॉल से या अच्छा उसके लिए आप उसके बिल्कुल भी मत छेड़ो। हम क्या करते हैं, सुई लेते हैं और सुई से उसमें मैनिपुलेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो सुई इतनी इन्फेक्टेड होती है कि आप उसमें इन्फेक्शन को जो है एंटर कर रहे हो। उसको आप हॉस्पिटल ले जाएं, इमरजेंसी में ले जाएं। इट्स नॉट एन इमरजेंसी, आप उसको 2 घंटे बाद भी ले जाएंगे तो वो उसको निकाल के ठीक हो लेकिन वो भी कोशिश निकालेंगे नहीं उसी करनी तरह से, सिर्फ उनके जो बिल्कुल। औजार हैं वो साफ होंगे, साफ हालात होंगे भी और साफ। स्टेराइल। बिल्कुल सही। और कोई सवाल करना चाहे, कुछ और जो कि आपके जहन में आ रहा हो? जी जी मैम, मैंने ये सवाल पूछना था कि अगर डॉग जो है हल्का कुत्ता, वो अगर काट लेता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये तो एक ये हल्के कुत्ते और भारी कुत्ते का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब और बहुत फनी है, लेकिन दीज आर मिथ्स जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते। पागल कुत्ता काट जाए, नॉर्मल कुत्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए? चिपक हम जाते हैं कुत्ते के पीछे, पेशेंट को या कैजुअलिटी को तो फोकस ही नहीं करते। आप पागल कुत्ते को छोड़ें,
उससे उसको कि पागल कुत्ता है या ठीक है। हल्का कुत्ता है, भारी कुत्ता है, फॉरगेट अबाउट इट। आपका कंसर्न वो है जिसको कुत्ते ने काटा। इसका जो अनफॉर्चुनेटली एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो बहुत लंबा है। वो विद इन डेज भी हो सकता है और विद इन ईयर्स भी हो सकता है कि उसको जो दौरे पड़ेंगे, उसको जो बुखार चढ़ेगा, वो विद इन डेज भी हो सकता है और वो विद इन ईयर्स भी हो सकता है। इट इज अप टू 10 years, 10 साल तक सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। आप उसको कुछ भी ना करें, आप उसको इमरजेंसी में लेके जाएं। इसके लिए वैक्सीन है जो कि लगती है डॉग बाइट में। 5 इंजेक्शन है या 3 इंजेक्शन है, ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती, बट यू कैन टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल और वहां पर उसको इंजेक्शन ही लगेंगे, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहां से बहुत खून निकल रहा है या आपको लगता है कि जख्म बहुत गहरा है, आप उसी तरह उसको सोप एंड वाटर से अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि बेसिकली जो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, और ये आपकी नर्व्स पे होती है। बिल्कुल। और आप इसको जितना अच्छा वॉश करोगे, जितना अच्छा वॉश करोगे, उतने कम चांसेस हैं कि वायरस ट्रेवल करेगा। और तो इसको वॉश करो, ब्लीडिंग है तो उसी तरह बैंडेज करें और फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि इसमें इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर कुत्ता जो वैक्सीनेटेड है, जैसे घर में रखे हुए जानवर होते हैं, तो फिर इतना खतरा नहीं होता, क्योंकि या उनकी लेकिन फरा उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी चांसेस हैं, उसमें भी रेबीज के चांसेस हैं। सही, तो डॉग बाइट को बिल्कुल लाइट मत लें। घर में हो या घर से बाहर हो, जंगली हो, आवारा हो या घर का पालतू हो, दोनों सूरतों में आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाके बिल्कुल एहतियात जो है वो बेहतर है, एहतियात बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप फ्लोरिडा से बात कर रही हैं? मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। आप अमेरिका से बात कर रही हैं। आपने हमें लिखा था कि आप बात करना चाहती हैं फेसबुक पे। जी जी, मैं बेसिकली ये है कि मैं आप अमेरिका में रहती हूँ, मगर मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत बड़ी आपकी बचपन से फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। मेनली चीज आपका प्रोग्राम देखने की है कि माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से मॉर्निंग सुबह को कर रही हैं और करती आ रही हैं। Thank you so much. स्पेशली आपके जो शो आप करती हैं और जो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम लेकर आती हैं, आज के जमाने में मोस्टली मॉर्निंग शोज जो होती हैं उसमें काफी मतलब एक टॉपिक नहीं डिस्कस किए जाते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप जैसी होस्ट हमें चाहिए, आप जैसे इंसान हमें चाहिए जो अपनी फीलिंग और अपने मतलब ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जो है वो लेकर आए, ताकि हमारे जैसे जो इवन स्टूडेंट हैं यहाँ और यंगस्टर हैं, उनको देख के एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क में हमारी जरूरत है और कोई ऐसा चैनल हो जो कि बाहर हमें ये चीजें शो करे, ना कि सुबह मॉर्निंग के शो में डांस और मतलब ऐसी चीजें शो करें जो हमें देखने से कोई अवेयरनेस नहीं होती। बहुत शुक्रिया नाज़िर, मुझे देखने से अवेयरनेस नहीं होती। मगर जिस तरीके से आप कपड़े पहनती हैं, जिस तरीके से आप अपनी शो होस्ट करती हैं, उससे देखकर हमारा सर जो है ना वो और ज्यादा पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आपने ये शो देख के वॉलंटियर किया कि आप कुछ करना चाहती हैं उन लोगों के लिए जो कि ब्रेस्ट कैंसर अफेक्टेड है। आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। अगर हम राब्ता करेंगे, कोई भी ऐसी पेशेंट्स हुए जिनको की जरूरत हुई किसी भी तरह की, तो हम जरूर आपसे उसके सिलसिले में राब्ता करेंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो है रुखसाना नूर है, वो जो है मेरी मतलब मैं उनकी फैन हूँ और मेरी खाला भी लिखती हैं, उनको भी अभी बेसिकली हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका मैंने मतलब उसकी अवेयरनेस है। हमारी सोसाइटी में ये लड़कियों को चाहिए और ज्यादा अवेयरनेस के लिए, और डेफिनेटली मुझे कोई भी मैं कर सकूँ अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए यहाँ से बैठे हुए, तो मैं करना चाहती हूँ। थैंक यू नाज़िर। ट्रस्टिंग फाउंडेशन चाहिए जो स्पेशली आप जैसे बंदे को हम ट्रस्ट कर सकते हैं और देखते यहाँ हैं और हमें पता है कि आप जो है काम अच्छा और सच्चा करती हैं, तो इसलिए मैंने लिखा था कि मैं आप जैसे मॉर्निंग होस्ट की शो को ट्रस्ट कर सकती हूँ कि मैं ऐसे इशू में वॉलंटियर होकर पैसा अपना भेजने के लिए ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ये बंदा सही तरीके से लगाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर कुछ इस तरह के केसेस हमें पता चले, हम जरूर आपसे राब्ता करेंगे। और आपने कहा था जी आई डाउट के फराज से बात हो सकती है, नहीं, सो बी श्योर जब आप हमारे फैन पेज पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम तक आपकी राय, तजावीज़, बातें, सब चीज़ें पहुँच रही होती हैं और हम राब्ता भी करते हैं आप लोगों से। आपने अपने अंदर एक दर्द महसूस किया उन खवातीन का जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराना, और आप यकीन कीजिए मेरे पास जैसे ही से कोई पेशेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर राब्ता करूँगी और रीच आउट करूँगी ताकि उनकी मदद और उनकी मुश्किल के लिए हम जो कर सकें उसमें हम अपना हिस्सा और किरदार अदा करें। आज हम बात करें जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है अगर कोई हंगामी सूरत हाल। डॉक्टर आमना खान मेरे साथ हैं, हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah.
खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। डॉक्टर आमना खान मेरे साथ हैं और हम आज कुछ बुनियादी जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है उसके हवाले से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, करंट लग जाता है अचानक इंसान को, बिजली का झटका, क्या हाँ, करना चाहिए? एक तो उसमें हमारी अपनी भी बड़ी नालायकी और हमारा अपना भी बड़ा काम होता है, क्योंकि आपने अक्सर सॉकेट्स देखे होंगे जो कि ऐसे हैं कि जब तक आप उसके अंदर कोई चीज ना डालो तो दे वोंट ओपन, खुलते नहीं और वो महंगे होते हैं। और वो महंगे, हम उसमें डालते नहीं, लेकिन हम उसमें कहीं अगर वो लग गया गलती से तो हम उसके अंदर पेन डालते हैं ताकि ये खुले और हम उसके अंदर प्लग को प्लग इन कर दें। अनफॉर्चुनेटली जो वो पेन की निब है या जो आपके पास लेड पेंसिल होती है जिसे आप कच्ची पेंसिल कहते हो, जो उसके अंदर सिक्का डला होता है, इट्स अ कंडक्टर, ठीक है, यानी उसमें से बिजली बड़ी तेजी से आर पार हो जाती है। तो जब आप उसको उसके अंदर डालते हो तो डेफिनेटली आप अगर उसमें से करंट आ रहा हो, वैसे भी बच्चे छोटे जाके किसी स्विच में उंगली डाल देते, तारे नंगी हैं किसी जगह से पता नहीं चला आपका नहीं, हाथ वो या पाँव हम भी आ यही गया। करते हैं ना कि अगर उसका इस्त्री का स्विच भी अगर टूट गया तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, इसको छील के ना उसी तरह स्विच में डाल देते हैं। 10 रुपए का प्लग लाना तो बड़ा मुश्किल है कि उसको ला के लगाए, तो हम उसको छील के उसके अंदर डाल देते हैं और फिर जब बच्चा आएगा वो उसको लगाता है हाथ तो झटका लग जाता है। अच्छा, बिजली के झटके में यूजुअली ये होता है कि जैसे ही बच्चा बिजली का झटका लगाता है, अगर तो झटका बहुत जोर का हो, करंट बहुत ज्यादा हो उसमें, तो एकदम से बच्चा शॉक में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, यानी उसके दिल की जो हरकत है वो 1 मिनट के लिए जो होती है वो रुक जाती है। उसके लिए हम करते हैं CPR। इब्राहिम थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके दिखा देंगे आपको। कंप्लीट CPR तो हम आपको सिखा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए PRCS बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जो ऑफर करता है। ठीक है, तो आप जरूर PRCS आए, ये ट्रेनिंग सीखें, क्योंकि जान बचाना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अच्छा, क्या करना है? CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो बेसिकली फेफड़ों और दिल की मसनूई बहाली जिसे हम कहते हैं। अब ये 2 चीज़ें मिलकर बनाती हैं, ECC और EAR। ये है एक्सपायर्ड चेस्ट कंप्रेशन और ER एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन। अब एक्सटर्नल एयर रिससिटेशन हम क्या करते हैं कि एक तो देखिएगा कि मैं ये कंप्रेशन दे रहा हूँ, मेरे ये हाथ बिल्कुल ये सीधे होंगे, बिल्कुल ही ये इस तरह, और जगह क्या है ये जो 2 निपल्स हैं ये यहाँ पे, और ये हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, क्रॉस लगा के फिर हम यहाँ पे हाथ बेसिकली जो आपकी सीने की चिपटी हड्डी है आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हो। ये मैंने यहाँ पे इस तरह पकड़ा और ये इसको बना के, और 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी 100 दफा ऐसे करना है। 30। ठीक है, ये हमने 30 दफा कर लिया। उसके बाद 2 टाइम हम क्या करेंगे, सांस देंगे, यानी खुद हमने सांस लिया, उसका मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर हवा डाली। अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, 3 दफा 90 दफा हम ये कंप्रेशन देंगे और 6 दफा हम इसे सांस देंगे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो रिवाइव नहीं हो जाता, या कोई हमसे कोई बेहतर हॉस्पिटल या कोई बंदा डॉक्टर वो नहीं आ जाता, या कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ जाती, या फौरी तौर पे आप लेके भी जा रहे हैं मरीज को हॉस्पिटल, उस दौरान में आपको लग रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा, या आपको लग रहा है कि वो नहीं, उसका दिल उस तरह से चल रहा, तो आप उसको चेस्ट कंप्रेशन, और भले कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जिसमें आपको लगे कि वो सांस नहीं ले रहा या उसका दिल जो है वो नहीं काम कर रहा, भले वो डूबने की सूरत में है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो चीज ये है कि जब चेस्ट कंप्रेशन हमेशा तब देते हो जब आपको लगे कि कैजुअलिटी या जिसके साथ हादसा पेश आया वो सांस नहीं ले रहा। ठीक है, तो जैसे ही आपको लगे कि ये सांस नहीं ले रहा, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आपने मेंशन किया कि डूबना, अगर वो डूब गया और आपने उसके पीछे उसको आपने रिकवर कर लिया है और आपको लग रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा, स्टार्ट विद द चेस्ट कंप्रेशन। दिल का दौरा, अगर कि हमें लगे खुदा न खास्ता किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ रहा है, कैसे फौरी तौर पे कुछ मेजर्स देने हैं कि उसकी जान बच सके? बिल्कुल, देखें, दिल का दौरा पड़ने के अलामात पहले तो ये हैं कि आपको इतनी स्वे चेस्ट पेन होती है कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, या जिस्म बाजू में हो सकती है, बाजू में हो सकती है और आपकी लेफ्ट जॉ में जाती है और ये फिर पीछे शोल्डर्स की तरफ जाती है। बाज लोगों को जो एल्डरली पेशेंट्स हैं बल्कि वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे स्टमक में पेन है, हाँ, पेट में भी, यहाँ पे भी पेट में भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन सिम्टम है कि वो
कहते हैं कि हमारे रात से पेट में दर्द है एंड देन इट इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द आर्म एंड द बैक ऑफ द शोल्डर्स, उसके लिए आप सिर्फ बेहतर ये है कि आपको अगर ऐसे लगे कि किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ा है तो आप उसको जिस जगह पे वो मौजूद है उसको वहीं पे बिठा दें, उसको ज्यादा चलाना फिराना नहीं है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को फौरन कॉल करें और उसके बाद आपके पास एस्पिरिन आती है जो 300 mg की एक टैबलेट है, आप उसको च्यू करने के लिए दे देते हो, आप उसको कहते हो उसको चबाना शुरू कर, पानी से नहीं देनी, पानी से नहीं देनी, च्यू करने के लिए देनी है। च्यू करने की लॉजिक इसमें यह है कि जैसे ही आप उसको चबा के खाते हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। इसी तरह इस्लाम में भी इसी तरह से कि खाना को चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी लॉजिक ये है कि इसमें एब्जॉर्प्शन पोजीशन आप जिसमें उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम ब्रेक पे जाने से पहले देख लें। पोजीशन से पहले ये जो सबसे पहले उसे अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसे इस पोजीशन में बिठाएं, क्योंकि अगर ये हम इसे W पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन में क्या होगा कि बॉडी का जो सरफेस है वो कम हो जाएगा और हमारी हार्ट को जो प्रेशर है वो कम लगाना पड़ेगा। और इसी तरह W पोजीशन, सपोज अगर मैं चेयर पे बैठता हूँ तो ये W पोजीशन है, अगर इसको आप टेढ़ा करके इसी तरह ट्रांसपोर्ट कर दें, हम क्या करते हैं कि उसको भगाने में और लिटा देते हैं। हाँ। या जब आप उसको लिटा देते हैं ना, देखिए आपका हार्ट उस टाइम जो है इफेक्ट हुआ है और इट इज पंपिंग द ब्लड, तो जब आपका हार्ट काम सही नहीं करा, जब आपने उसको लिटा दिया तो उसका बॉडी का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब आप उसको स्क्वीज करके या उसको W पोजीशन में जिस्म को सुखेड़ कर बिठाते हो तो हार्ट को पंप ब्लड कम करना पड़ता है, तो वो पहले ही एक तो इफेक्ट हुआ हुआ है, तो अगर आपने उसको लिटाया या खड़ा कर दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ दौरों की कैफियत हो, जैसे मिर्गी या कुछ और ऐसा, हम देखें रोड पे अक्सर देखते हैं किसी को अचानक पड़ गया और लोग जूते सुंघा रहे हैं, कुछ जुराब और मुंह में ऐसा। डाल हाँ। रहे हैं। तो क्या करना है कि जिसके साथ वो शख्स जो है उसकी जान और उसकी फौरी तौर पर उसको मदद जो है मिल सके। ब्रेक के लिए रुकने के बाद इस बारे में बात करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पे बात की। हिलाल अहमद से मेरे साथ डॉक्टर आमना खान रही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैंने आपसे पूछा था रोड पे कोई गिरा हुआ शख्स नजर आता है, मिर्गी का दौरा पड़ गया या अचानक, कैसे उसे मदद दें? अच्छा, इसको एपिलेप्सी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वैसे इसको मिर्गी कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, हम क्या करते हैं उसके बाजू पकड़ना शुरू कर देते हैं, कोई जूता है या कोई सॉक्स है वो मुंह में डाल देते हैं। इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। हम टंग बाइट, यूजुअली ये होता है कि इन पेशेंट्स में ये जबान को दांतों के बीच में ले आते हैं और जबान इसमें जख्मी हो जाती है। लेकिन एपिलेप्सी में या जब मिर्गी का दौरा पड़ा हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ ये कोशिश करें कि उसके इर्द गिर्द जो हजूम या वो बन गया है उसको कम करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि जितना क्राउड बन जाता है उससे जो कैजुअलिटी है उसको ज्यादा जो चांसेस होते हैं कि ये ज्यादा एग्रीवेट होगा। ठीक है। सराउंडिंग्स को क्लियर करें, जबान के नीचे या मुंह के अंदर कुछ डालने की कोशिश ना करें। लेस देन 10 सेकेंड्स में ये दौरा खुद ही खत्म हो जाता है। उठाना कैसे है ये आपको एक छोटी सी टिप में बता रहे हैं। कोई भी शख्स जख्मी हो उसको इस पोस्चर में लिटाएंगे हम, कोई कपड़ा ऐसे रोल करके उसके नीचे रखकर और फिर उसको एक करवट देकर वापस इस कपड़े पे डालेंगे और उस कपड़े को 4 लोग जो है वो चारों साइडों से मिलकर उठा लेंगे। सही तरीका है अगर कोई शख्स जख्मी है और उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, बजाय इसके कि हम उसे घसीटते रहें, उठाते रहें और उसको इस तरह से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का जरिया और बाइस बन जाए। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना, आप साथ रहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ ये टिप्स जो हैं वो शेयर की, ये तरीका जो कि हमने आपसे शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।